ऑलराइट, सो आज हम पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले वो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रहा था। फर्स्ट तो ये टॉपिक है अ कोच, अ मेंटोर एंड अ काउंसलर। इन तीनों में बेसिकली फ़र्क क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोच। कोच बेसिकली वो बंदा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर एम्प्लॉय होता है जो आपकी ट्रेनिंग कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है और आपको नए स्किल्स सिखा सकता है। अब ये बंदा कौन हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हो और वहाँ पर आपका सीनियर मैनेजर है। आप एज अ फॉर एग्जांपल कैशियर या एज अकाउंटेंट काम कर रहे हो और वहाँ पे जो सीएफओ है वो आपका सीनियर है। वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और उसको टेक्निकल नॉलेज भी ज़्यादा है। तो आपको जब भी अपनी जॉब में मसला आएगा तो आप या सीएफओ से पूछ सकते हो या सीनियर मैनेजर से पूछ सकते हो। वो आपको गाइड कर सकता है कि अच्छा, आपको काम करते हुए ये मसला आ रहा है तो मैं आपको इस पे गाइड कर सकता हूँ या ट्रेन कर सकता हूँ। तो ये क्या है? बेसिकली कोच होता है। कोच का आपके प्रोफेशन से लिंक होना या रिलेटेड होना कंपलसरी होता है, तभी वो आपकी कोचिंग या ट्रेनिंग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एसीसीए के स्टूडेंट हो, ठीक है, और मैं आपको एसीसीए पढ़ा रहा हूँ, सो आई कैन बी योर कोच। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम पास करने में कोई इशू आए, आपको क्वेश्चन समझ ना आए, आप मॉक एग्जाम कर रहे हो, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आए, आपने ट्यूशन लेनी है, तो ऑब्वियसली मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। सो आई कैन बी योर कोच। लेकिन ये ज़रूरी है, अब कोई और बंदा जो है वो आपको कोच नहीं कर सकता, ठीक है? अगर वो खुद एसीसीए नहीं है या उसने एसीसीए के एग्ज़ाम्स नहीं दिए हुए या वो एसीसीए को नहीं पढ़ाता, तो ऐसा बंदा कोई भी आपका कोच नहीं हो सकता। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल्स ट्रेनिंग, ये सारा कोच के काम होते हैं। अब सवाल ये कि मेंटोर कौन होता है? मेंटोर जो है वो आपके बेसिकली आपको हेल्प करता है आपके प्रोफेशनल इश्यूज में एज वेल एज आपके पर्सनल इश्यूज में। कोच जो है वो आपके पर्सनल इश्यूज में हेल्प आउट नहीं कर सकता, बट कोई ऐसा बंदा जो आपके प्रोफेशनल इश्यूज एंड पर्सनल इश्यूज को सुने और उनमें आपको गाइड करे, तो वो बंदा जो है वो आपका मेंटोर हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस बंदे का आपके प्रोफेशन से लिंक होना क्या ज़रूरी है? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर एसीसी में फॉर एग्जांपल कोई पेपर फेल हो जाता है, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता, आपको चैलेंजेस का सामना है फॉर एग्जांपल, तो आप अपनी अम्मा से उसको डिस्कस कर सकते हो या अपने अब्बा से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? अब वो ऑब्वियसली खुद तो एसीसी नहीं होंगे, बट वो आपको तसल्ली दे सकते हैं, वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? वो आपको पेपर तो सॉल्व नहीं करवा सकते, मॉक एग्जाम तो सॉल्व नहीं करवा सकते, बट वो आपको फिर भी गाइडेंस दे सकते हैं कि देखो ये आप एसीसी का एग्जाम दे रहे हो, टेक इट एज अ चैलेंज फॉर एग्जांपल। वो आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपका मोरल बूस्ट अप कर सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये मेंटोर के रोल होते हैं। तो आपको कोई पर्सनल इशू होता है या आपको कोई प्रोफेशनल इशू होता है, तो दोनों ही आप अपने मेंटोर से डिस्कस कर सकते हो। और मेंटोर का काम ये होता है कि आपको तसल्ली देना, आपको मोटिवेट करना, आपको बैकअप करना, ये आपके बेसिकली मेंटोर के काम होते हैं। इसके बाद काउंसलर कौन होता है? काउंसलर जो है खुद एक प्रोफेशनल बंदा होता है। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं कि अगर आप एसीसीए कर रहे हो तो उसका भी एसीसीए होना ज़रूरी है। प्रोफेशनल किस सेंस में होता है? बेसिकली ये प्रोफेशनल इन अ सेंस कि ये बंदा जो है या तो ये प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट होगा या साइकोलॉजिस्ट होगा। आपको कोई अगर इमोशनल इश्यूज हैं, लेट्स सपोज ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो ये बंदा आपके साथ सेशंस रखेगा, आपको सुनेगा और फिर आपको गाइड करेगा कि आप अपने प्रॉब्लम्स या इश्यूज को कैसे ओवरकम कर सकते हो। और ये कोशिश करेगा ये प्रोफेशनल कि ये आपको एम्पावर करे। अब एम्पावर करने का क्या मतलब है? ये आपको तसल्लियां नहीं देगा, ये आपको बताएगा कि देखो ये जो है ना, अब मैंने आपको पूरा सुना है, आपके इश्यूज को समझने की कोशिश की है, आपको ये इशू है, आपको ये मसला है, और आपने क्या करना है फिर? आपने ये करना है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एंजाइटी हो रही है, आपको ये हो रहा है, तो आपको उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है? तो ये आपको एम्पावर करने की कोशिश करेगा। ये आपको बताएगा कि देखो इन सिचुएशन से आपको एंजाइटी फील होती है, तो आप इन सिचुएशंस को अवॉइड करो।
तो ये प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकेट्रिस्ट होता है, और ये आपको एम्पावर करने की कोशिश करता है कि अगर आपको लेट्स सपोज अभी एंजाइटी का प्रॉब्लम है, तो वो आपको इस तरह से गाइड करेगा, इस तरह से समझाएगा कि आपको कोई भी फ्यूचर में कभी एंजाइटी फील हो रही है तो आपको पता होगा कि मैंने खुद से उसको कैसे ओवरकम करना है। वो डॉक्टर नहीं होता साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है, वो डॉक्टर इस तरह से नहीं होता। जैसे हमें नज़ला ज़ुकाम होता है, हम हर दफ़ा डॉक्टर के पास जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट बेसिकली आपको सिखाता है कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है, इन सिचुएशन से हो रही है, अपनी लाइफ में इन सिचुएशंस को अवॉइड करो। अब अगले 50 साल अगर आप जी रहे हो और 50 साल में जब भी एंजाइटी हो रही है तो आपको दोबारा इस प्रॉब्लम के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि आपको इन रीजन से एंजाइटी हो रही है, तो आप उसको खुद से अवॉइड कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली कोच, मेंटोर एंड काउंसलर का। अच्छा, आपका जो कोच है, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में काम कर रहे हो, वहाँ आपका सीनियर मैनेजर है, आपको लगता है ये बंदा जो है ना बहुत समझदार है, तो ऑब्वियसली वो आपका कोच तो होगा। प्लस ये कि आपको पर्सनल इश्यूज आते हैं, आपको फैमिली इश्यूज आते हैं, तो आपको लगता है बंदा बहुत समझदार है, इससे मैं इसका मशवरा कर लेती हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, बेसिकली वो आपका कोच भी है, वो आपका मेंटोर भी है, बट वो बंदा आपका काउंसलर नहीं बन सकता, क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, वो बंदा किसी और प्रोफेशन का हो सकता है, बट वो बंदा प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो वो इसलिए आपका काउंसलर नहीं हो सकता। काउंसलर होने के लिए प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है। ये तीनों डिफरेंस क्लियर है? ओके। इसके बाद आपने एक टॉपिक भेजा, कंप्यूटर बुलेटिन बोर्ड्स। अगर आपको याद हो, जब आप स्कूल जाया करते थे या कॉलेज जाया करते थे, तो वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा करता था, एक फिजिकल बोर्ड होता था, एक कॉमन जगह पे वो लगा होता था, और वहाँ पर जब भी स्कूल वालों ने कोई अनाउंसमेंट करनी होती थी, तो जैसे कोई हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे आ रही है, या फीस बच्चों ने जमा करनी है, तो वहाँ पर वो एक एडवर्टीजमेंट या एक नोटिस लगा दिया करते थे। तो जो बच्चा भी घर जाने के लिए निकलता था, वो नोटिस बोर्ड के आगे से गुजरते हुए उसको पढ़ लेता था। तो ये क्या है, बेसिकली फिजिकल नोटिस बोर्ड है। इसी तरह आजकल कंप्यूटर बुलेटिन बोर्ड्स आ रहे हैं। कंपनीज में क्या होता है, इस तरह से स्क्रीन्स लगा दी जाती हैं एक कॉमन एरिया में, और जो भी न्यूज़ उन्होंने शेयर करनी होती है, चाहे एम्प्लॉयज़ ने शेयर करनी है या किसी दूसरे ने शेयर करनी है, तो वो क्या करता है, एक सर्वर इसके साथ कनेक्ट होता है, कंप्यूटर कनेक्ट होता है, वहाँ पे वो मैसेज इनपुट कर देता है और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। अब जो बंदा भी उस कॉमन एरिया से गुजर रहा है, तो वो इस बुलेटिन बोर्ड को देख सकता है। तो ये वही नोटिस बोर्ड है, बस इसको कंप्यूटराइज स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दिया गया। क्लियर विद दिस? इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या ईडीआई। ईडीआई बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आप अपने सप्लायर्स एंड कस्टमर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, और विद इन द ऑफिस भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस के अंदर कैसे यूज हो सकता है, आपका एक सेल्स डिपार्टमेंट है। जब भी सेल्स डिपार्टमेंट में कोई सेल्स ऑर्डर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको प्रिंट आउट करते हैं सेल ऑर्डर को पेपर पे, और फिर वो पेपर जाके स्टोर रूम को दे देते हैं कि ये हमें ऑर्डर आया है, इसको आप प्रोसेस करो। अब इसमें क्या होगा, जब भी सेल ऑर्डर आएगा, पहले तो पेपर में वो फिलअप होगा, फिर वो पेपर लेके जाएंगे स्टोर रूम वाले को देंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो बेसिकली क्या कर दिया जाता है, बीच में कंपनी के अंदर एक सर्वर लगा दिया जाता है, तो सेल्स वाला जो बंदा है, जब भी सेल्स ऑर्डर आएगा वो सर्वर पे अपलोड कर देगा, और जो स्टोर रूम वाला है वो उसको देख लेगा और वहां से डाउनलोड कर लेगा। लेटर ऑन जब वो स्टोर रूम वाला जो है, जब वो गुड्स को सप्लायर्स, जब वो गुड्स को डिस्पैच कर देगा कस्टमर को, तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो यहाँ पर अपलोड कर देगा ताकि वो देख सकें, जिसको कहते हैं गुड्स डिस्पैच नोट। वो गुड्स डिस्पैच नोट को सर्वर पे अपलोड कर देगा, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला देखेगा, इसको चेक करेगा, और यहीं से सर्वर से डाउनलोड कर लेगा कि ये जो है गुड्स जो है डिस्पैच हो चुके हैं, चलो इसकी इनवॉइस बनाते हैं। वो इनवॉइस बना के एक कॉपी कस्टमर को सेंड कर देगा, और एक जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देगा। तो एक ही सर्वर पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट से जब कोई डॉक्यूमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में लेके जाना होता है, तो फिजिकली आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती, या प्रिंट आउट करके ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सारे डिपार्टमेंट इस सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं और आपस में सारे डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते रहते हैं। तो इससे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह के सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या ईडीआई। अब ईडीआई आजकल बड़े एडवांस हो गए हैं। ईडीआई जो हैं आप अपने कस्टमर्स या सप्लायर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। सप्लायर ने आपको ऑर्डर देना है, वो परचेज ऑर्डर बनाएगा और ईडीआई या सर्वर पे अपलोड कर देगा। जैसे ही वो अपलोड करेगा सर्वर पे, तो आपको
आपके अकाउंट में वो दिख जाएगा कि सप्लायर ने परचेज ऑर्डर दिया है। उसने मुझे नहीं भेजा, उसने बस अपलोड कर दिया सर्वर पे। जैसे ही अपलोड होगा मुझे वो दिख जाएगा, मैं वो देखूंगा, ऑर्डर रेडी करूंगा और सप्लायर को डिस्पैच कर दूंगा। और जैसे डिस्पैच करूंगा उसका डॉक्यूमेंट भी मैं वहां अपलोड कर दूंगा, ऑटोमेटिकली सप्लायर को दिख जाएगा। तो इससे क्या है कि रियल टाइम में डॉक्यूमेंट्स की शेयरिंग हो जाती है। इसकी बहुत ज़बरदस्त एक शायद आपने ये एप्लीकेशन भी यूज़ की हो, ज़ैपियर। ज़ैपियर आपने यूज़ किया हुआ है? हाँ जी, तो ज़ैपियर बेसिकली क्या है, ज़ैपियर एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए या शायद आईफोन में भी है। तो ज़ैपियर क्या है, ये ईडीआई ही है बेसिकली। फॉर एग्जांपल आप शादी में जाते हो, आप बहुत सारी तस्वीरें लेते हो, फिर वापस आते हो ना तो एक बड़ा मसला होता है। एक कज़न मैसेज करेगी, मुझे पिक्चर्स भेजो, दूसरी करेगी, तीसरी करेगी, तो उसमें बेहतर है सबको ज़ैपियर में ऐड कर दो, पिक्चर को आप वहाँ अपलोड कर दो, तो जिस जिसने डाउनलोड करनी होगी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ज़ैपियर जो है ये इटसेल्फ एक ईडीआई है। क्लियर विद दिस? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके।